गुड मॉर्निंग। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर में आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो एक्टिविटीज बुक में दी गई है उनसे रिलेटेड कौन कौन सी इक्वेशंस बनती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अगर इस क्लास को तुम लास्ट तक देखते रहे तो तुम पाओगे कि पूरे चैप्टर का तुम्हारा रिवीजन हो गया और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी तुमको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करना ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड तुमको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाए। सबसे पहले जैसे बुक शुरू होती है तो थोड़ी देर के बाद तुमको एक रिएक्शन मिलता है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो क्या बनता है और जो बनता है उसका कलर क्या होता है। यह है एक्टिविटी 1.1। तो इस एक्टिविटी को हम पहले लिख लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम रिबन को हम Mg से दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन गैस है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है और जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो पूछा जाता है कि ये किस कलर का होता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पाउडर है। ठीक, डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। अब इसको बैलेंस करने की बात आती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो तुमको आंसर देना है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी रिएक्टेंट के साइड जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। यानी इंडिविजुअल एटम जो रिएक्टेंट के साइड जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड होंगे तो ऑटोमेटिकली मास बराबर हो जाएगा। तो हम जो किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस करते हैं। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान है वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद सेम ही रहता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब बैलेंस करने की बात आती है, इसके बारे में मैं सिखा चुका हूं। यहां पे मैं बैलेंस कर देता हूं। ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 2 मैग्नीशियम हुआ, ऑक्सीजन 2 और इस तरह से ये हो गया बैलेंस। अब इसको एक क्वेश्चन इस रिएक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं तो उसको हम पहले उसको साफ करते हैं सैंड पेपर से। क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रहेगी, ओपन रहेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगा तो पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर होगी। बर्निंग तो मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की नहीं होती। करेक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो ये व्हाइट पाउडर बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तुम जानते हो कि अगर बेस कोई चीज होती है तो हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे मैं यहां पे लिख दूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो OH देख के तुम बता देते हो कि ये एक बेस है, राइट। लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड मैं लिखूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखूं मैं, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी उनमें बेस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होगा। करेक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लाते हैं तो पहले उसको साफ करते हैं ताकि धूल उल रहे वो हट जाए। और दूसरा, अगर बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है ये भी वाटर से रिएक्शन करके ये कुछ फॉर्म में बना हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो उसको साफ करना जरूरी है ताकि बर्निंग अच्छे से हो सके। तो किस चीज का फॉर्मेशन हो गया होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड या बेसिक बेसिक का मतलब होता है क्षार, राइट, जिसको हम बोलते हैं बेस। तो उसका फॉर्मेशन होने की वजह से अगर अच्छे से बर्न करना है तो उसको साफ करना जरूरी है। तो साफ क्यों करते हैं? क्योंकि उस पे लेयर बेसिक मैग्नीशियम
ऑक्साइड की बन जाती हो सकता है कुछ फॉर्म में ये हो और कुछ फॉर्म में ये हो। समझ में आई बात? तो इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पर लिख दी। अब ये एक्टिविटी फर्स्ट हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारे पास एक्टिविटी 1.2 आता है, जिसमें हमको बोला जाता है लेड नाइट्रेट अगर तुम ले लेते हो तो ये लेड नाइट्रेट हो गया, राइट। उस पे अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एक्टिविटी नंबर 1.2 में। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला ये हुआ। फार्मूला कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने तुमको डिटेल में समझाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, देख लेना। पोटेशियम आयोडाइड है। अब क्या बनेगा, ये बनाना बड़ा आसान है। कैसे तुम देखोगे, हम जानते हैं लेड पे प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, राइट। नाइट्रेट पे -1 का चार्ज, आयोडीन पे -1 का चार्ज। तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। तो हम लेड आयोडाइड हमने बना दिया। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3, ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो है ना, ये है PPT, प्रेसिपिटेट, और ये होता है येलो कलर का। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट पे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और कलर क्या होता है, तो तुम बोल देना येलो कलर होता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि इस रिएक्शन में इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहां प्रेसिपिटेट की बात आ गई है, तो जैसे अगर मान लो बनता है बेरियम सल्फेट, राइट, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, राइट। सिल्वर क्लोराइड बनता है, ये भी प्रेसिपिटेट होता है। तो 2 प्रेसिपिटेट और याद रखो, क्योंकि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट ना। तो येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म में चीज होगी, वो सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, समझ गए। तो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से याद रखना ताकि तुम इसको भूलो नहीं। अब एक्टिविटी 1.2 तो हमने देख लिया। एक्टिविटी 1.3 पे जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक गैस है, इस पे रिएक्शन होती है तुम्हारी। अब सारी रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होती है। अगर 340 ATM पे, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करते हो तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल तो तुम जानते हो, राइट, शराब। लेकिन जो शराब हम पीते हैं वो एथिल अल्कोहल होती है, C2H5OH। जो मेथिल अल्कोहल होती है ना, बहुत ही पॉइजनस होती है। मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होती है, ये बात याद रखना। कभी ऐसा पूछा जाए तो तुम बोल देना ये पॉइजनस होती है, ठीक है। चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉइजनस होती है। और ये रिएक्शन अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन है तो तुम बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे पहचानते हो, जब एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। यहां पे रिएक्टेंट 2 होगा, 2 से ज्यादा भी हो, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट, ये बात ध्यान रखना कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा, और तो प्रोडक्ट कुछ है नहीं, राइट। तो इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। मेथिल अल्कोहल पॉइजनस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे गैस है, H2 भी गैस है, और इस तरह से हमको मेथिल अल्कोहल मिलता है। तो ये भी रिएक्शन को तुमको ध्यान में रखना है। अब जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्बन क्या है, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी में कार्बन होता है। कार्बन पे जब ऑक्सीजन की तुम रिएक्शन कराते हो तो देखते हो लकड़ी कैसे जलती है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, राइट, क्योंकि इसमें हीट और लाइट निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट और लाइट निकल रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कार्बन मतलब लकड़ी समझ लो, ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे और
इसको अगर एक तरह से और देखो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बन, यहां तो कुछ भी ऑक्सीजन नहीं, प्रोडक्ट के साइड देखो ऑक्सीजन जुड़ गए, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी पूछा जाए। ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम, अभी एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम रिबन को तुम जलाओगे तो तुम देखोगे डैजलिंग फ्लेम के साथ जलती है, तो हीट निकल रही है, हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ये बात समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो बातें मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बहुत बहुत ध्यान से देखना, ताकि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए और मेन कॉन्सेप्ट भी तुमको पता हो जाए। अब एक रिएक्शन है, जैसे H2 है, O2 है, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन होती है तो 2H2O बनता है। ये गैसियस फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है, ये लिक्विड के फॉर्म है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो H2O बनता है। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। अब इसमें ये पूछा जाता है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है। तो तुमको सिंपली देखना है फार्मूला वाटर का। तो यहां पे हाइड्रोजन 2 एटम है तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहना। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे रिएक्शन की। जैसे हम ले लेते हैं एक्टिविटी 1.3, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में दिया गया है कि जिंक ग्रैन्यूल अगर लेते हो उस पे HCl की रिएक्शन कराते हो, या बोला गया है कि H2SO4 की रिएक्शन कराते हो। ये डाइल्यूट बोला गया है, डाइल्यूट लेने का, क्योंकि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लेने पे रिएक्शन बदल जाती है। तो इसमें फॉर्मेशन होता है जिंक क्लोराइड का, ये जिंक प्लस होता है और क्लोरीन यहाँ पे माइनस होता है, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से यहाँ पे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हमको क्या पता चला कि अगर मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना, दिमाग में अच्छे से बिठाना। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इस रिएक्शन का पूछा जाता है नाम क्या है। ये रिएक्शन है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया, राइट। तो इसलिए इसको बोलेंगे एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। याद रहेगी ये बात, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इस बात को याद रखो। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, राइट। सोडियम क्लोराइड पे अगर कॉपर की रिएक्शन होगी तो तुम कॉपर क्लोराइड और सोडियम ऐसे मत बना देना, ये रिएक्शन है गलत। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तुमको इक्वेशंस दिए जाएंगे और बोले जाएंगे कि क्या ये पॉसिबल है ये रिएक्शन, तो तुमको बताना होगा। अगर तुमको मेटल रिएक्टिविटी के बारे में, सीरीज के बारे में नहीं पता तो तुम नहीं बता पाओगे। याद करने का तरीका है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इस तरह से होता है। ये जो ऊपर मेटल है, ये मेटल है, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल ही है। तो मेटल भी तुमको समझ में आ गया कि यहां से हम मेटल ले लेंगे अगर हम भूल जाएंगे कि मेटल क्या होता है, राइट। ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये नीचे जैसे जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं।
तो यहां पे देखो ऊपर यहां पे अगर सोडियम है, ये सोडियम है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन को तो छोड़ेगी नहीं। अब कॉपर तो अपना यहां पे है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, यानी कॉपर क्लोरीन को निकाल नहीं पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान में रखना, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन वही होती है। जैसे अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम होता, राइट, एल्युमिनियम, मान लो एल्युमिनियम सल्फेट होता, ठीक, इस तरह से रिएक्शन होती, तो इसका 3 ये होता। अगर इस पे सोडियम की रिएक्शन कराते तो क्या ये रिएक्शन होती? ऑब्वियसली होती, क्योंकि एल्युमिनियम नीचे है, सोडियम ऊपर है, तो सोडियम सल्फेट वाले पार्ट को खींच लेगा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, जबकि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, और स्पेशली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारा यही मेन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हमने 1.3 की एक्टिविटी को देखा, यहां पे एक रिएक्शन और देख लो, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है अगर वाटर की रिएक्शन इस पे होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में? यहां पे अगर इसको, इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला तुम उसकी वैलेंसी को लेके देखोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, तभी तो कोई कंपाउंड बनता है। जैसे मान लो NaCl बन रहा है तो Na पे 1 प्लस चार्ज, इस पे 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड आया वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। यहां ये न्यूट्रल कंपाउंड दे रहा है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। एक तो 2 होती है वैलेंसी और एक 3 होती है। 2 और 3 रखोगे तो ये तुम देखोगे कि ये जो कंपाउंड है सेटिस्फाई नहीं हो रही है वैलेंसी। तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसा भी क्वेश्चन मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो बच्चे कभी कभी पूछते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो इसमें एक्चुअली Fe3O4 जो है, इसमें 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, FeO होता है और Fe2O3 होता है, राइट। यहां पे अगर देखो मान लो तुम इसको 2 रखते हो, इसको 2 रखते हो तो 2 3 6 हो गया, तो टोटल इस पे +6 चार्ज हो गया, और इस पे 2 चौक 8, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, माइनस, राइट, बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, राइट। अगर तुम यहां पे 3 रखते हो तो 3 आयरन लोगे 9 हो जाएगा, 2 चौक 8, तब भी बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये केमिकल कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ? वो इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखो आयरन की अगर +2 ले लो माइनस, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर +3 ले लिया तो 3 2 6, यानी +6 चार्ज हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 से गुणा करोगे 2 3 6, -6 +6, अब बिल्कुल सही है। तो जब तुमसे पूछा जाए कि ये ऐसा किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो तुम बताना कि इसमें फेरस ऑक्साइड जिसकी वैलेंसी कम होती है आयरन की 2, तो अस बोलते हैं, और ज्यादा होती है तो इक बोलते हैं। तो ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड, तो फेरस और फेरिक ऑक्साइड का ये कॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से Fe3O4 दिखता है। समझ गए? ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.3 की बात कर ली, हम एक्टिविटी 1.4 की बात करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कुछ रिएक्शंस है वो भी मैं लिखते जा रहा हूं ताकि तुमको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसमें तुमको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, और बोला गया है कि उस पे अगर वाटर मिलाया जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और इसमें हीट निकलती है। हीट निकलती है मतलब ये एक्सोथर्मिक है, राइट, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है। तो ये पूछा जाता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक, तुम बोलना एक्सोथर्मिक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम इसका मतलब बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना तो तुम जानते ही हो, चूने पे जब पानी मिलाओगे तो तुम देखोगे एक तरह से जिस बर्तन में रिएक्शन होती है वो बर्तन बिल्कुल गर्म हो जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्लेग लाइम, बुझा हुआ चूना, राइट, स्लेग लाइम। कैसे याद करोगे?
ये बुझा नहीं है, बुझा नहीं है मतलब बहुत एक्साइटेड है, भाग रहा है इधर उधर, उस पर पानी मिला दिया और ठंडा हो गया, बुझ गया, राइट ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो स्लेक लाइम बन जाता है। ये जो स्लेक लाइम है ना, इसी को वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। घर की पुताई होती है वाइट कलर की, तो वाइट वॉशिंग में यही रिएक्शन इस्तेमाल होती है, वॉशिंग, ठीक है, ये बात ध्यान में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है। एक इसके साथ जुड़ी रिएक्शन और है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तुमने पुताई कर दी, वाइट वॉशिंग कर दी घर की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होती है, ये रिएक्शन कर जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसी को हम बोलते हैं चॉक। अब देखना ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं मार्बल यानी संगमरमर, राइट। और एक नाम होता है, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो ये मार्बल बन जाता है। और देखो, जब पुताई तुम करोगे ना तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से वाइट वॉशिंग नहीं दिखती, लेकिन 2-3 दिन बाद जब थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो चॉक या मार्बल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो चॉक या मार्बल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस वजह से वो बहुत वाइट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक या मार्बल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा दूं तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1.4 की बात, जिसमें बगैर बुझे हुए चूने पे पानी में डालते हैं, बुझा हुआ चूना, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसको मिटा दूं। ऑल राइट, अब एक्टिविटी 1.4 को तो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.5 के बारे में। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फेरस सल्फेट है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। रिएक्शन में इसके साथ 7H2O तो हम जनरली नहीं दिखाते, इसके साथ 7H2O भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है ये डॉट के साथ जो पानी लगा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये ध्यान रखना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा जाए कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो 7 है, ठीक है, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक। ये समझ गए। इसको ग्रीन कलर का होता है, इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। ध्यान में रखना ये सब नाम। अब उसके बाद यहां पे ये हटा देता हूं क्योंकि जनरली हम दिखाते नहीं है। उसके बाद जब हम इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बन जाता है Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमसे पूछा जाता है जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो कौन कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक गैस निकलती है। पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन बताओ। ऑब्जर्वेशन ये होगा यहां पर कि ये जो ग्रीन कलर है ना, ये कलर चेंज होगा जैसे तुम गर्म करोगे तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो यहां पे हमने दिखाया नहीं वो निकलेगा, उसके निकलने से कलर चेंज होता है। तो ये जो ग्रीन कलर है ना ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गर्म करने से निकल जाता है। ये एक्चुअल में हम हीट देते हैं। अब ये रिएक्शन का नाम बताओ। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है, राइट। संयोजन की अभिक्रिया वियोजन की अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो यहां पे अगर कभी भी तो सिंगल रिएक्टेंट देखो, सिंगल देखो, रिएक्टेंट यहां पे सिंगल होगा, रिएक्टेंट होगा तो इसका मतलब वो टूट के अगर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमको ध्यान रखना इस पे, सिंगल है सिंगल है सिंगल है रिएक्टेंट तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि
अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम हीट देंगे तभी तो कोई चीज टूटेगी। अब कोई चीज को तोड़ना है तो कैसे, हथौड़ा लाओ में मारना शुरू करोगे तभी तो टूटेगी, राइट। तो इसका मतलब तुम एक बात ध्यान रखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, उसमें हीट हमको देना पड़ता है तभी वो टूटती है। पहचानोगे कैसे, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा तो हम पहचान लेंगे, राइट। तो इस तरह से हमने यहां पे पढ़ा एक्टिविटी 1.5 के बारे में। अब देखो एक रिएक्शन और तुमको यहां पे बता, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी फॉर्मेशन हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट का जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई थी, राइट, हुआ था ना। अच्छा एक चीज ये भी पूछा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उस पर गैस प्रवाहित की जाती है तो जो सोल्यूशन में यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो वो मिल्की क्यों हो जाता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की हो जाता है। एनीवेज अभी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो बताओ क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, राइट। हीट जब दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, हमारा वही चौक मार्बल, राइट, और ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका मतलब ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम हीट देके इसको तोड़ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। तो इस तरह से अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में। इसके बाद है एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में हमको दिया गया है लेड नाइट्रेट का फार्मूला ये हो गया, राइट, और इसको हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये दो गैसेस हैं, इसको गर्म किया जाता है। अब इसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, राइट। गैसेस याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये है हमारी एक्टिविटी 1.6 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और ये एंडोथर्मिक होगी क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद एक्टिविटी 1.7 आता है हमारा, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 में H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस माने तोड़ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहां पे 2 कर दूं, अब बैलेंस हो गया, ठीक। ये रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अगर हीट देके हम तोड़ते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, हाँ याद आया, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जैसा मैंने बोला था, ये याद नहीं है, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम मार्बल तो बोलते ही हैं, चौक बोलते ही हैं, राइट। तो इसको जब हमने तोड़ा था तो हीट दिया था, राइट, हीट दिया था, इसका मतलब थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन ये हुआ। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का क्या रेशियो होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन गैस का क्या रेशियो होता है, तो 2:1 का रेशियो होता है। ऑब्वियसली कैसे याद करोगे, H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है 1 है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, 2:1 का रेशियो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझ में आ गई बात। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होता है, यानी 2 ये मॉलिक्यूल इसका निकल रहा है तो 1 मॉलिक्यूल इसका निकल रहा है। तो ये एक्टिविटी 1.7 हुई। उसके बाद है एक्टिविटी 1.8, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई है, सिल्वर क्लोराइड है, इस पे सनलाइट अगर पड़ती है, ठीक है,
तो ये सिल्वर में और सिल्वर, हाँ सिल्वर क्लोराइड भी लिख सकते हैं, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। और इसी के साथ सेम टाइप की रिएक्शन है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया जाए तो इस पे भी सनलाइट पड़ती है, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने की बात है। टूट रहा है सनलाइट की तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ, इसमें लाइट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक हुआ। ये जो रिएक्शन है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बात याद होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वैसे ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही, करेक्ट। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी 1.8। अब एक्टिविटी 1.9 की तरफ आते हैं, जिसमें आयरन होता है, इस पे कॉपर सल्फेट हम लेते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसके साथ रिलेटेड एक चीज आती है, कॉपर सल्फेट पे 5H2O। पूछते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ब्लू विट्रियोल। ठीक है, विट्रियोल बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है? 5 है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आई बात? तो हमसे ये पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो तुम अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ क्या हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसको अगर तुम डाल देते हो तो तुम देखोगे बन जाता है यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाता है। ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मैंने बताया था ना। तो और आयरन ऊपर है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, खींच लेगा सल्फेट को, तो हो जाएगा कॉपर अलग। ठीक, तो ये ब्लू कलर जो है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, राइट। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। फेरिक का ब्राउन कलर होता है, तो ये ग्रीन कलर होता है। तो तुम बताओगे कि जब ये रिएक्शन होती है ना तो ब्लू कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है और ग्रीन कलर में बदल जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये तुम्हारी हुई ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब इसी के साथ कुछ और सिमिलर टाइप की रिएक्शन भी बुक में दी गई है, वो भी लिख देता हूं। अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन, तो पहले तो ये सोचना क्या ये रिएक्शन होगी नहीं, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसमें भी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? ये रिएक्शन क्यों हो रही है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ज्यादा एक्टिव होने की वजह से सल्फेट को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन और है, लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो लेड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो सेम टाइप की रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। आई होप क्लास में तुम बहुत 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 बेहतरीन चीज़ें सीख रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीख रहे हो। अगर इनको तुम समझ गए तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाला है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी एक्टिविटी 1.9 की। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 1.10। तो ये अभी तक डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन के पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस पढ़ी। एक्टिविटी 1.10 में हमको दिया है सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन दी गई। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने ट्रिक बताया है, ये प्लस है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे क्लोरीन ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड वही अपना टेबल सॉल्ट, राइट, जो हम खाते हैं वही तो है, ये टेबल सॉल्ट बन गया। ठीक, और बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा तो बेरियम सल्फेट, ये बनता है PPT। ये ध्यान में रखना, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। PPT का फॉर्मेशन होता है और PPT के लिए मैंने बोला है जब Ag आता है और जब Ba आता है, राइट,
और जब लेड आता है, ये तीनों याद रखना, ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो इसने प्रेसिपिटेट बना लिया, तुम्हारे क्लास 10 के लिए सफिशिएंट है ये सब ट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिल्वर ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, अब बेरियम ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। अब तुम यहां पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज डबल डिस्प्लेसमेंट में ना लगाने लगना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए मेटल किसी दूसरे कंपाउंड के कुछ पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं लगाने का, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी का ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे पढ़ा। इसी के साथ जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का रिएक्शन मैं तुमको एक बता देता हूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड का मतलब ये बेस है, राइट ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकिन इस तरह से नहीं होता, ये फिर से टूट जाता है, फिर से टूट जाता है तो ये अमोनिया गैस बना देता है और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज तुमको पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, ये बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो ये रिएक्शन क्या होगी तुम बताओ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखना ये बात, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड पे अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, तो बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस निकलती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप तुम बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ गए। लास्ट एक्टिविटी जो तुम्हारे बुक में है वो है एक्टिविटी नंबर 1.11। इसमें तुमको बोला गया है कि कॉपर है, उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ये हो जाता है तुम्हारा ब्लैक कलर का, ठीक है। अब इसको तुम ये भी बोल सकते हो एक तरह से करोजन, राइट, क्योंकि कॉपर जो मेटल है ना उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कौन पूछा जाता है कौन से कलर में हो जाता है, तो बता देना ब्लैक कलर में हो जाता है। अब इसकी अपोजिट रिएक्शन देखते हैं। अगर कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ रही है, अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो, राइट, अगर इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है कॉपर, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ये है, ठीक है। ये हमने कुछ गलत किया, यस ये गलत किया। कॉपर ऑक्साइड पे इसकी रिएक्शन होती है, तो इसका ऑक्सीजन अगर निकल गया, देखो ऑक्सीजन निकल गया ना इसके साथ, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने तुमको डिटेल में एक क्लास में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने सीखी, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको भी फटाफट से चेक कर लेते हैं, ताकि तुमको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाए। देखो ऑक्सीडेशन, यानी मैं सिंपली बात करने वाला हूं कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और हर रिएक्शन जहां रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होता ही होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और कुछ इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये बार बार तुमको बायोलॉजी में और अलग जगह, ये 12 होता है यहाँ पे, और इस तरह से बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, और 6O2 निकलता है, और इसमें बनता है 6H2O, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, और ये होता है हमारा एक्वस फॉर्म में, और ये भी होता है एक्वस फॉर्म में, ठीक। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो, और फॉर्मेशन ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रही है, हमारे जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये तो बात हम जानते हैं। हरे पौधे क्यों लगाने जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन निकालते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट मतलब पौधे नहीं चाहते थे ये निकले, लेकिन ये निकल रहा है। पौधे तो बनाना चाहते थे फूड, लेकिन उसके अलावा ये भी निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑलराइट।
और इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, यहाँ पे वाटर एक्स्ट्रा में लगाया गया है। जनरली रिएक्शन बहुत से देखोगे जहाँ पे ये वाटर नहीं होता, तो ठीक है, वो भी सही है। मेन रीज़न इसका वाटर लगाने का ये है कि अगर तुम इंडेप्थ चेक करोगे तो तुम पाओगे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस इस वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्सीजन वाली से नहीं निकलती, बल्कि पानी से ये निकलती है। समझ में बात? कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती, पानी से निकलती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली इतना समझ जाओ ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिल ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल। ये रिएक्शन का नाम फोटोसिंथेसिस है, राइट। और यहां पे हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो ये इसकी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, जब रिएक्शन अच्छे से होगी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखना। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन मैं लिखता हूं, C6H12 और O6, C6H12O6, इस पे तुम ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो। अब यहाँ पे पानी मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि पानी हम स्पेशली इसलिए लिखते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल रही, वो पानी से निकल रही। बायोलॉजी अगर तुम पढ़ रहे होगे तो ये बात तुमको तुम्हारे टीचर ने जरूर समझाई होगी। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन की रिएक्शन। और रिस्पिरेशन की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है और हमको एनर्जी मिलती है। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन देखो इसकी अपोजिट है, तो देखो फॉर्मेशन, इसको हमने रिएक्टेंट बना दिया तो प्रोडक्ट ये बन गया, राइट। ये रिएक्शन में क्या होता है ये बात थोड़ा सा सुन लो। जो हम खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज C6H12O6, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर वो अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब होकर हमारी सेल में पहुंचता है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होते होते हमारी सेल में पहुंचते हैं, तो हमारी सेल में ये रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन जब इसके ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर होता है ये इसमें निकलता है और एनर्जी निकलती है। एनर्जी कौन सी है? जो याद है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट को कैप्चर किया था पौधे ने, हरे पौधों ने, उसने उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया था, और जब ग्लूकोज जब टूटा तो वो एनर्जी रिलीज हुई। तो देखा कितनी लंबी प्रोसेस है, लास्ट में हमको ये एनर्जी। तो इससे एक चीज ये भी पता चला, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, राइट, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो एनर्जी जो थी वो किसी फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में हमको यहाँ पर ग्लूकोज में कलेक्टेड रही, और बाद में क्या हुआ, यही बॉन्ड का ब्रेक हुआ, और बॉन्ड का ब्रेक जब होता है तो एनर्जी तो निकलेगी। तो एनर्जी निकली, और इस एनर्जी, तभी तो हम जब खाना खाते हैं तो शुरू में क्या होता है, थोड़ी सुस्ती होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फूड है उसको पचाने में एनर्जी लगती है तो हम सुस्त बैठते हैं। लेकिन जब यही ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंचता, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो हम कैसे एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन की रिएक्शन। आई होप तुम बहुत बेहतर ढंग से इस बात को समझ गए होगे। इसको मिटा दो। कुछ और रिएक्शन के बारे में मैं तुमको बता देता हूं, जो कि जैसे आयरन है, आयरन पे अगर वाटर की रिएक्शन होगी और प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन होता है Fe2O3 का इंटू XH2O। यही है रस्ट का फार्मूला है। रस्ट में ना जंग लगना लोहे में। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि रस्टिंग तभी होती है जब पानी भी प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। एक प्रेजेंट होगा, एक एब्सेंट होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पानी सिर्फ रहेगा तो लोहे में रस नहीं लगेगी, ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और पानी दोनों मिलेगा तो ये फार्मूला बनता है Fe2O3। तो यहां पे इस तरह से, अब वाटर की जगह कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं, तो मैंने ये कर दिया। इसको कहो तो मैं बैलेंस कर देता हूं। देखो Fe2 है, राइट, और यहां पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक। ऑड नंबर है तो यहां पे अगर मैं 2 कर दूं, 2 3 ज़ा 6, तो यहां पे 3 कर दूंगा, 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहाँ पे 4 आयरन है, 4 आयरन है, और वाटर का मॉलिक्यूल तो तुम कितना भी लो, 5 6 7 जो भी लो यहाँ पे लिख लो। ये तो ये रस का फार्मूला, ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस नहीं है, क्योंकि इस पे आयरन की वैलेंसी 3 है, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 3 6 प्लस माइनस बराबर, इसका मतलब ये फेरिक है, क्योंकि इस पे आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो 3 है। ये बातें तुम समझ पा रहे होगे अगर तुमने लास्ट क्लासेस को अटेंड की होगी। अगर पहले से कहीं से भी पढ़ा होगा लेकिन कुछ समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि तुमको एक बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमने इस वाली रिएक्शन को देखा। अब एक जैसे सिल्वर होता है ना, सिल्वर पे H2S की रिएक्शन हो जाती है तो सिल्वर का भी कलर चेंज हो जाता है। ये इसको बोलते हैं कॉरोजन, यानी सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनमें भी देखो चेंजेस आते हैं ना। कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं, राइट, काफी टाइम तक उसको रखे रहो तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 रिएक्शन और उसके बाद ये क्लास फिनिश होने वाले हैं। तो देखो, एक रिएक्शन जैसे मेथेन है, इसको CNG बोलते हैं। CNG मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, जो आते हैं ना, ऑटो आते हैं, ऑटो में देखो उसमें कंप्रेस नेचुरल गैस भरी जाती है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट देखो सेम बनता है, ये पानी बन गया, राइट, और एनर्जी हमको मिल गई। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, जिसको बोलते हो एक ही चीज है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये मेथेन है, इसको बोलते हैं मेथेन, सही नाम है इसको मेथेन, राइट। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो मेथेन हुआ। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। इस पे जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो एक तरह से तुम देखो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेनिफिट भी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि CNG पे जो गैस कंप्रेस नेचुरल गैस है, गैस के फॉर्म में होती है हमारी ऑटो में, जो ऑटो चलती है, राइट, सो ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो हमको ये एनर्जी मिलती। एनर्जी ही यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमारा होता है। इसी तरह से C4H 4 दूनी 8, 8 तो 10, राइट। इस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या बनेगा। ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, जिसमें कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, हीट लाइट वगैरह मिलती है, तो कंबशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी। अब ये क्या चीज़ है, जो हमारे घरों में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आती है, जो LPG का सिलेंडर आता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का और प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड ये होता है, तो उसको बोलते हैं। फिलहाल तुम इतना समझो, LPG गैस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी निकलती है, लाइट तो निकलती है ना, स्टोव चलाते हो ना तो कैसे लाइट निकलती है, राइट, तो लाइट निकलती है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्लास में सीखी। तो चलो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।